नमस्कार फ्रेंड्स, मैं राजीव कुमार स्वामी और लेके आया हूँ मैं अपनी अगली सीरीज की। अगर अपन बात करें तो अपन एक सीरीज के तहत जो है वीडियो बना रहे थे, जिसमें मोस्ट क्वेश्चन जो है वो चैप्टर वाइज थे और यही चैप्टर वाइज जो क्वेश्चन है वो हमारे चल रहे हैं। ये अंतिम वीडियो है आपका मानव भूगोल का। ठीक है, तो यानी यहाँ पर मानव भूगोल की जो सीरीज है वो यहाँ इस वीडियो के साथ कंप्लीट हो जाएगी। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर जो है उसके द्वारा वार्षिक परीक्षा 2024 के लिए ये जो है महत्वपूर्ण क्वेश्चंस का जो वीडियो है वो बन रहा है। तो ये आपका अंतिम चैप्टर है मानव भूगोल का। चैप्टर नंबर है 8, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। तो आइए शुरुआत करते हैं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की और देखते हैं कि इस चैप्टर के अंदर कौन कौन से महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं जो एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो चलो शुरुआत करते हैं। मैं राजीव कुमार स्वामी और स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल जियोग्राफी फैक्ट 23 में। और बढ़ते हैं अपन अपने क्वेश्चंस की ओर। तो क्वेश्चन नंबर एक है हमारा, वो है रेशम मार्ग निम्न में से जिन देशों के मध्य था वह है। तो आपको बताना है कि रेशम मार्ग तो प्राचीन जो रेशम मार्ग था वो किन देशों के मध्य था। तो आपके ऑप्शन 4 ऑप्शन आपके पास दिए हुए हैं। पहला है जापान तथा श्रीलंका के मध्य, भारत तथा चीन के मध्य, चीन तथा रोम के मध्य, और चौथा ऑप्शन है आपका अफ्रीका तथा चीन के मध्य। तो राइट आंसर क्या होगा? तो इसमें राइट आंसर है, देखो स्टूडेंट, इसमें राइट आंसर आपका रहेगा वो है चीन तथा रोम के मध्य। जो प्राचीन जो रेशम मार्ग था वो चीन और रोम के मध्य था। तो ये आपको याद रखना है। ये क्वेश्चन जो है एबीसीडी में पूछा जा सकता है, तो मोस्ट क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो आप इसको मोस्ट करोगे और याद रखोगे कि रेशम मार्ग जो है वो चीन और रोम के मध्य था। ये प्राचीन मार्ग था। ठीक है, जब व्यापार की शुरुआत हुई थी, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की शुरुआत हुई थी, उस टाइम का ये जो है मार्ग था। और ये मार्ग जो था चीन से रोम को जोड़ता था वाया की अगर बात करें तो वाया भारत, पर्शिया। ठीक है, पर्शिया, जिसको आज अपन जो है ईरान इराक के नाम से जानते हैं, तो ये प्रसिया के नाम से उस टाइम पर जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर दो हमारा क्या है? देखिए, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय किस नगर में स्थित है? तो विश्व व्यापार संगठन जो है WTO, उसका मुख्यालय कहाँ है? 4 ऑप्शन आपके पास हैं। पहला है आपका बीजिंग, दूसरा है न्यूयॉर्क, तीसरा है जेनेवा और चौथा आपका है लंदन। तो बताइए स्टूडेंट, इसमें राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर जो है आपका होगा जेनेवा। जेनेवा इसका राइट आंसर है। विश्व व्यापार संगठन जो है उसका मुख्यालय आपका जेनेवा में स्थित है। जेनेवा स्विट्ज़रलैंड में है भाई। ठीक है, तो जेनेवा है वो स्विट्ज़रलैंड में। ठीक है, तो इसमें याद रखना है, देखो कई बुक्स में जो ये नाम जिनेवा भी दिया हुआ है। ठीक है, तो जिनेवा या जेनेवा दोनों ही आपके क्या हैं, राइट रहेंगे। ठीक है, अगर जिनेवा आता है तब भी आपका आंसर भी यही होगा और जेनेवा आता है तब भी यही होगा। ठीक है, तो ये हिंदी में थोड़ा सा इसका जो है अलग अलग हो जाता है, जिनेवा और जेनेवा। इंग्लिश में ये जो है सेम रहता है और उसी इंग्लिश के वजह से जो है ये इसका रहता है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा है, वो क्या कहता है? ओपेक का मुख्यालय किस शहर में स्थित है? ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ओपेक क्या है। तो ओपेक जो ऑयल कंट्री हैं, जितनी भी ऑयल कंट्री हैं, ठीक है, जितनी भी ऑयल कंट्री हैं, उन ऑयल कंट्री का जो समूह है उस समूह को क्या कहते हैं? ओपेक कहते हैं। ठीक है, यानी वह सभी देश जो पेट्रोलियम का उत्पादन करते हैं वो उनका एक ग्रुप है और उस ग्रुप को ओपेक के नाम से जाना जाता है। तो आपके ऑप्शन है वॉशिंगटन, न्यूयॉर्क, वियना, बगदाद। तो इसमें जो है राइट आंसर क्या होगा इन चारों में से कि ओपेक का मुख्यालय कहाँ है? तो राइट आंसर है वियना में। और वियना कहाँ है? ऑस्ट्रिया। ठीक है, ऑस्ट्रिया में है ये आपका वियना। ठीक है, ऑस्ट्रिया। ठीक है, यहाँ पे याद रखना है ऑस्ट्रेलिया नहीं है, ऑस्ट्रिया है, ऑस्ट्रिया। कहीं आप कंफ्यूज हो जाओ कि ऑस्ट्रेलिया को ही ऑस्ट्रिया कहा जाता है। ठीक है, तो ऑस्ट्रिया जो है वो इसका राइट आंसर होगा, ऑस्ट्रेलिया नहीं है। ठीक है, तो वियना कहाँ है? ऑस्ट्रिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा जो है वो क्या है होगा? तो क्वेश्चन नंबर 4 हमारा है वो है मारक पतन अथवा विश्राम पतन का उदाहरण है। ठीक है, तो मारक पतन कह सकते हो आप, चाहे विश्राम पतन कह सकते हो। इन चारों में से जो है कौन सा जो है वो इसका राइट आंसर होगा? अदन,
होनोलुलु, सिंगापुर या उपयुक्त सभी। तो कौन सा होगा? मेरे ख्याल से आप सभी को इसका आंसर पहले ही पता चल चुका होगा कि इसका आंसर है वो क्या होगा। तो जी हाँ, आप सही सोच रहे हो। इसका आंसर जो आप सोच रहे हो वही है द उपयुक्त सभी। अदन, होनोलुलु और सिंगापुर, ये तीनों के तीनों जो हैं वो क्या है? विश्राम पतन या मारक पतन कह सकते हो। मारक पतन का मतलब होता है मारक के बीच में पड़ने वाले पतन। ठीक है, मार्ग के बीच में पड़ने के जो है बीच में आते ही है, और बीच में आते हैं तो इसलिए इनको मार्ग पतन भी कहा जाता है और विश्राम पतन भी, क्योंकि जहाज़ जो है यहाँ पर रुकते हैं। ठीक है, तो जो भी उनको सामान की रिक्वायर होती है वो रिक्वायरमेंट वो है इन्हीं पतनों से पूरी करते हैं, इसलिए इनको विश्राम पतन भी कहा जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है वो है जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड ट्रैफिक का गठन किस वर्ष किया गया था? तो ये जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड ट्रैफिक जो है वो गेट की फुल फॉर्म है। ठीक है, गेट जो है आपका उसकी फुल फॉर्म क्या होती है? जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड ट्रैफिक। ठीक है, इसको याद रखना है। गेट की फुल फॉर्म क्या है? ये है। ठीक है, गेट की फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है, तो आपको याद रखना है कि गेट की फुल फॉर्म क्या है? जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड ट्रैफिक। ठीक है, तो गेट की अगर स्थापना की बात करें तो कब हुआ था? 1946, 47, 48 और 49। बताइए राइट आंसर क्या होगा स्टूडेंट इसमें? तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर स। 1948 में जो है किसकी स्थापना की गई थी? गेट की स्थापना की गई थी। और गेट की फुल फॉर्म क्या है? जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड ट्रैफिक। इसको याद रखना है आपको। ठीक है, गेट की फुल फॉर्म जो आपकी अर्धवार्षिक एग्जाम में भी पूछी गई थी, हो सकता है वार्षिक में भी पूछ ली जाए, तो आपको याद रखना है। ठीक है, कई बार क्या, जैसे मान लो इसमें गेट शब्द नहीं दिया हुआ तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कि क्या है, तो इसमें यही चीज़ है कि गेट जो है वो उसकी फुल फॉर्म दी हुई है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गेट को विश्व व्यापार संगठन यानी WTO में कब रूपांतरित किया गया था? तो यहाँ पर देखिए, जो विश्व व्यापार संगठन है वो WTO की फुल फॉर्म है, और इंग्लिश में इसकी फुल फॉर्म जो होती है वो है, W का अर्थ होता है वर्ल्ड, T का मतलब होता है ट्रेड, O का मतलब होता है ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इंग्लिश में, हिंदी में है विश्व व्यापार संगठन। तो गेट की जो है उसको विश्व व्यापार संगठन में कब रूपांतरित किया गया था? कब किया गया था? तो आपके राइट जो ऑप्शन है वो है जनवरी। कब किया गया था? जनवरी 1943 में, जनवरी 1994 में, जनवरी 1995 में, जनवरी 1996 में। तो बताइए गेट को WTO में कब रूपांतरित किया गया था? राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर आपका है स। जनवरी 1995 में गेट का जो है नाम बदलकर WTO कर दिया गया है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आपका है, क्या कहता है? देखिए, अबादन क्या है? तो अबादन क्या है? तो अबादन जो है एक पतन है। ठीक है, तो किस प्रकार का पतन है वो? ठीक है, तो किस प्रकार का पतन है? वाणिज्य पतन है, नौसेना पतन है, तेल शोधन पतन है, या निम्न में से कोई नहीं, या इनमें से कोई नहीं? तो क्या आंसर होगा आपका? राइट आंसर है वो आपका है स, तेल शोधन पतन है। ठीक है, अबादन जो है, अबादन क्या है? कैसा पतन है? एक तेल शोधक पतन के रूप में इसको जाना जाता है। ठीक है, तो इसको आपको याद रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सैलरी शब्द से क्या आशय है? तो सैलरी जो शब्द है उससे क्या आशय है आपका? ठीक है, तो वो आपको यहाँ बताना है सैलरी शब्द का आशय। तो देखो, सैलरी शब्द की उत्पत्ति है वो लैटिन भाषा से हुई है, ये आपको याद रखना है। लैटिन भाषा से हुई है, और लैटिन भाषा के कौन से शब्द से? सेलेरियम से। ठीक है, सेलेरी जो है लैटिन भाषा के सेलेरियम शब्द से बना है, और इस सेलेरियम शब्द का मतलब होता है नमक के द्वारा भुगतान करना। ठीक है, और ये शब्द कहाँ से आया, कौन से देश से आया? तो इसको आपको याद रखना है, रोमन साम्राज्य, रोमन साम्राज्य। ठीक है, तो ये जो सेलेरियम शब्द है वो कहाँ से आया? सबसे पहले कहाँ इसका उपयोग किया गया? तो वो उपयोग आपका किया गया था रोमन साम्राज्य में। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। सैलरी शब्द जो है लैटिन भाषा की, लैटिन भाषा कहाँ की थी? रोमन साम्राज्य की थी। ठीक है, ये आपको विशेष ध्यान रखना है। और सैलेरियम शब्द है उसका मतलब क्या होता है? नमक के द्वारा भुगतान करना।
ठीक है, पहले जो है रोमन साम्राज्य, नमक जो था रोमन साम्राज्य में इतना महंगा था, यानी गोल्ड से भी महंगा था, सोने से भी जो है ज़्यादा महंगा था नमक। और जो है वहाँ के राजा जो हैं वो कभी कभार जो है अपने जो कर्मचारी होते थे उन कर्मचारियों को जो भुगतान है यानी जो वेतन है वो वेतन जो है वो नमक के रूप में भी अदा करते थे। और वहीं से ये जो है सेलेरियम शब्द आया, और इसी सेलेरियम शब्द को रूपांतरित करके सेलेरी शब्द की जो है शुरुआत हुई, या सेलेरी शब्द है वो बना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, क्या है, व्यापार से क्या अभिप्राय है। ठीक है, तो व्यापार से क्या अभिप्राय है, व्यापार किसे कहते हैं, तो वस्तुओं और सेवाओं के स्वैच्छिक आदान प्रदान को व्यापार कहते हैं। तो व्यापार क्या होता है कि कोई वस्तु और कोई सेवा, ठीक है, इन सेवाओं का जो आदान प्रदान, स्वैच्छिक आदान प्रदान, ठीक है, स्वैच्छिक, अपनी इच्छा से आप जो है वस्तु दे रहे हो या वस्तु ले रहे हो, सेवाएं दे रहे हो या सेवाएं ले रहे हो अपनी स्वयं की इच्छा से, ठीक है, तो वो क्या कहलाएगा, व्यापार कहलाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 है, व्यापार के दो स्तर बताएं। तो व्यापार के दो स्तर कौन से होते हैं, पहला होता है आपका अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, दूसरा आपका होता है राष्ट्रीय व्यापार। तो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार क्या है, व्यापार के स्तर हैं, तो ये आपको याद रखना है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से क्या आशय है, तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार जो है उससे आपका आशय क्या है वो बताना है। विभिन्न राष्ट्रों के बीच राष्ट्रीय सीमाओं के आर पार वस्तुओं और सेवाओं के आदान प्रदान को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहा जाता है। ठीक है, तो क्या होगा, विभिन्न राष्ट्र यानी अलग अलग दो, या ऐसे भी आप याद कर सकते हो, दो राष्ट्रों के बीच राष्ट्रीय सीमाओं के आर पार वस्तु और सेवाओं का जो आदान प्रदान है वो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहलाता है, यानी दो देशों के मध्य होने वाला व्यापार, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार आपका होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 है, तो ये आप जो है मोस्ट कर लीजिए इसको, ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। मुक्त व्यापार किसे कहते हैं, तो मुक्त व्यापार किसे कहते हैं, तो मुक्त व्यापार होता क्या है, तो देखो, व्यापार हेतु अर्थव्यवस्थाओं को खोलने का कार्य मुक्त व्यापार अथवा व्यापार उदारीकरण के रूप में जाना जाता है। ठीक है, तो आपका मुक्त व्यापार क्या हो जाएगा कि व्यापार हेतु जो है अर्थव्यवस्थाओं को खोलना, ठीक है, या फिर व्यापार में उदारीकरण, व्यापार में उदारीकरण यानी जो टैक्स वगैरह हैं वो कम कर देना, ठीक है, और भी कई चीज़ें जो हैं वो उपलब्ध करवाना, तो ये सब किस में आएगा, जो है मुक्त व्यापार के अंदर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये भी आपका क्वेश्चन जो है वो मोस्ट है भाई, ठीक है, मोस्ट क्वेश्चन है, इसको आप अच्छे से तैयार करोगे। डंप करना किसे कहा जाता है, तो डंप करना क्या होता है, तो डंप करना क्या होता है, देखो वैसे तो डंप करना क्या होता है, किसी वस्तु से सामान को उतारना, जैसे मान लो ट्रक से अपन कोई चीज़ नीचे उतार रहे हैं, ठीक है, कोई सामान उतार रहे हैं, तो वो डंप करना होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर डंप करना वो नहीं है, तो इसमें क्या है, देखो, लागत की दृष्टि से नहीं अपितु विभिन्न कारणों से अलग अलग कीमत की किसी वस्तु को दो देशों में क्रय करने की प्रथा को डंप करना कहलाती है। ठीक है, तो क्या होगा कि लागत की दृष्टि से नहीं बल्कि कोई और अन्य कारणों की वजह से दो अलग अलग कीमत की जो वस्तुएं होती हैं उन वस्तुओं को दो अलग अलग देशों में बेचना ही डंप करना कहलाता है। मोस्ट क्वेश्चन है ये, ठीक है, इसको आपको अच्छे से तैयार करना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है, सन 2016 में इसके कितने सदस्य थे। ठीक है, तो कितना है, तो विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय स्विट्जरलैंड के जिनेवा शहर में स्थित है। ठीक है, मैंने आपको पहले ही बताया था, चाहे जेनेवा हो या फिर जिनेवा हो, ठीक है, दोनों क्या हैं, एक ही हैं, तो जिनेवा और जेनेवा दोनों ही सही हैं, आप कोई सा भी यूज कर सकते हो। ठीक है, तो जिनेवा कहाँ है, स्विट्जरलैंड में है, तो इसका मुख्यालय, किसका मुख्यालय, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय आपका स्विट्जरलैंड के जिनेवा शहर में है। ठीक है, और सन 2016 की बात करें तो 164 देश विश्व व्यापार संगठन के सदस्य थे। तो 2016 तक जो है 164 देश हैं वो विश्व व्यापार संगठन के सदस्य देशों की श्रेणी में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, ठीक है, मोस्ट क्वेश्चन है भाई ये, इसको भी आपको याद करना है अच्छे से। उसके बाद में आता है वस्तु विनिमय तथा मुद्रा विनिमय में एक अंतर बताएं। तो
तो वस्तु विनिमय और जो मुद्रा विनिमय होता है उसमें एक अंतर आपको बताना है। तो देखो क्या होता है, वस्तु पहले अपन बात करेंगे वस्तु विनिमय की। तो वस्तु के बदले वस्तु का लेन देन वस्तु विनिमय कहलाता है। ठीक है, यानी वस्तु विनिमय क्या होगा कि हम जो है मार्केट में जाते हैं और कोई वस्तु हम किसी व्यक्ति को देते हैं और उस व्यक्ति से बदले में हमें वस्तु ही मिलती है। ठीक है, यहाँ जो है ये चीज़ जो है आपकी हो जाएगी। ठीक है, तो वस्तु के बदले वस्तु का मिलना ही क्या होता है, वस्तु विनिमय होता है। उसके बाद में आता है मुद्रा विनिमय। वस्तु के बदले मुद्रा लेन देन जो है वो मुद्रा विनिमय कहलाता है। दूसरे में क्या होगा कि अपन कोई सामान बाज़ार से खरीदते हो, जैसे आपने कुछ भी खरीदा बाज़ार से, तो उसके बदले में आपको पैसे देने होते हैं। ठीक है, तो जब वस्तु के बदले पैसे देने हो तब मुद्रा विनिमय कहलाएगा, और जब वस्तु के बदले वस्तु ही देनी हो तो वस्तु विनिमय कहलाता है। ये प्राचीन तरीका था। ठीक है, प्राचीन समय में जो है व्यापार वस्तु विनिमय के आधार पर ही होता था। ठीक है, वर्तमान में क्या है, मुद्रा विनिमय होता है। ठीक है, आप सामान के बदले सामान नहीं दे सकते, आपसे सामान के बदले पैसे लिए जाते हैं। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है द्विपार्श्विक एवं बहुपार्श्विक व्यापार में जो है अंतर स्पष्ट कीजिए। तो द्विपार्श्विक और बहुपार्श्विक जो व्यापार होता है वो क्या होता है, तो वो आइए जानते हैं क्या होता है। तो देखो, द्विपार्श्विक व्यापार में दो देशों के द्वारा एक दूसरे के साथ व्यापार किया जाता है। इस व्यापार के अंतर्गत दोनों देशों के निर्दिष्ट वस्तुओं का व्यापार करने के लिए सहमति होती है। ठीक है, तो यहाँ तक जो है आपका क्या रहेगा, द्विपार्श्विक व्यापार क्या होता है, दो देशों के मध्य, दो देशों के मध्य, तो दो देशों के मध्य जो व्यापार होता है, दो देशों के मध्य जो व्यापार होता है वो व्यापार आपका द्विपार्श्विक है। इसके नाम से ही सिद्ध हो रहा है दो देश। ठीक है, याद रखना है दो देश, दो देशों के मध्य। ठीक है, जैसे मान लो संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत और रूस। ठीक है, तो ये द्विपार्श्विक हो जाएगा। तो बहुपार्श्विक क्या होता है, तो वो देखते हैं। बहुपार्श्विक जो है वो होता है व्यापार बहुत से व्यापारिक देशों के साथ किया जाता है। इसमें एक देश अन्य अनेक देशों के साथ व्यापार कर सकता है। तो इस बहुपार्श्विक में क्या होता है, दो से अधिक देश होते हैं। दो से अधिक देश जो है वो इसमें आपके होंगे और वो जो है क्या कहलाएगा, बहुपार्श्विक व्यापार कहलाएगा। यानी दो से अधिक देशों के साथ आप व्यापार करते हो, बहुपार्श्विक हो जाएगा। दो देशों के बीच में व्यापार होता है तो द्विपार्श्विक हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका जो है वो है। ये क्वेश्चन जो है वो काफ़ी मोस्ट है भाई। ठीक है, मोस्ट क्वेश्चन है, इसको आपको अच्छे से तैयार करना है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका वो क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 आपका है। तो 17 क्या है, औद्योगिक एवं वाणिज्य पतन में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ पर औद्योगिक और वाणिज्य जो पतन है उनके बीच में अंतर पूछा है। तो क्या होता है, औद्योगिक पतन थोक नौबार जैसे अनाज, चीनी, अयस्क, तेल, रसायन तथा समकक्ष पदार्थों के लिए विशेषीकृत होते हैं। ठीक है, तो जो औद्योगिक पतन होते हैं वो थोक नौभार के लिए, यानी जैसे अपन बात करें तो इसका आप ऐसे भी समझ सकते हो कि औद्योगिक पतन जो होते हैं वो औद्योगिक उत्पादों के लिए होते हैं, मोस्टली औद्योगिक उत्पादों के लिए होते हैं। जैसे देखो, इसमें अनाज है, चीनी है, अयस्क है, तेल है, रसायन है तथा इसके समकक्ष और भी कई पदार्थ ऐसे होते हैं। ठीक है, तो ऐसे पदार्थ की जो विशेषिक के लिए जिन उद्योगों पतनों का निर्माण किया जाता है उन पतनों को औद्योगिक पतन कहते हैं। जबकि वाणिज्य पतन सामान्य नौभार विशिष्ट उत्पादों को वस्तु विनिमय को निपटान करते हैं। ठीक है, तो वाणिज्य पतन जो होते हैं वो नौभार जो है संवेदिष्ट उत्पादों तथा विनिर्मित वस्तुओं का जो है निपटान करते हैं। साथ ही ये पतन यात्री यातायात को भी प्रबंधित करते हैं। ठीक है, तो इसमें केवल सामान, औद्योगिक पतन में केवल सामान जो होता है उसका ही निपटारण किया जाता है। लेकिन जो आपके ये होते हैं यहाँ पर विनिर्मित वस्तुएं और नौभार जो है संवेशिष्ट जो उत्पाद होते हैं उनका, और साथ ही साथ यात्रा करने वाले का जो नौभार है उसका या उसका भी प्रबंध करते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 18 है, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना किस उद्देश्य से की गई थी। तो ये क्वेश्चन जो है आपका मोस्ट है भाई, इसको आप अच्छे से तैयार करोगे, मोस्ट क्वेश्चन है ये। ठीक है, विश्व व्यापार संगठन। ठीक है, तो विश्व व्यापार संगठन की जो स्थापना है किस उद्देश्य से की गई है। तो देखो, वर्ष 1994 में गेट के
सदस्य देशों द्वारा राष्ट्रों के मध्य मुक्त एवं निष्पक्ष व्यापार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से एक स्थायी संस्था का निर्माण का निश्चय किया गया तथा जनवरी 1995 में गेट संस्था को विश्व व्यापार संगठन यानी WTO में रूपांतरित जो है वो कर दिया गया। ठीक है, तो आपको क्या है कि क्या हुआ था कि 1994 के अंदर जो गेट के जो सदस्य देश थे उन्होंने जो है उनकी एक मीटिंग हुई और इस मीटिंग के अंदर उन्होंने जो है ये निर्णय किया कि जो राष्ट्र हैं उन राष्ट्रों के मध्य जो मुक्त एवं निष्पक्ष व्यापार के लिए जो है बढ़ावा दिया जाना चाहिए, क्योंकि ये ज़रूरी भी है। ठीक है, क्योंकि कोई भी देश जो है वो अपना उत्पाद किसी ऐसी जगह बेचेगा जहां उसका उत्पादन होता नहीं है। ठीक है, तो मुक्त व्यापार और निष्पक्ष व्यापार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से, ठीक है, किसकी स्थापना की गई थी? विश्व व्यापार संगठन की स्थापना की गई थी। और अब इन्होंने जो है एक स्थायी जो संस्था है उसका निर्माण किया और जनवरी 1995 में गेट को जो है WTO में रूपांतरित कर दिया गया था। ठीक है, तो ये आपका जो है महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको आप अच्छे से देखोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 जो है वो क्या कहता है वो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करें हम तो क्वेश्चन नंबर 19 है, विश्व व्यापार में सम्मिलित किन्हीं 6 व्यापारिक वस्तुओं के नाम बताएं। ठीक है, तो जो विश्व व्यापार में सम्मिलित यानी विश्व व्यापार में सबसे ज़्यादा जिन वस्तुओं का जो है व्यापार किया जाता है वो वस्तुएं कौन सी हैं, तो इसमें 6 वस्तुओं के नाम आपको बताने हैं। तो विश्व व्यापार में सम्मिलित व्यापारिक वस्तुएं हैं वो निम्न है, तो कौन कौन सी हैं? पहली है मशीनरी तथा परिवहन उपकरण, तो पहली जो वस्तु है वो मशीनरी है तथा परिवहन के उपकरण है। दूसरा ईंधन और खाद्यान्न उत्पादन है। ठीक है, खाद्य उत्पादन है यहाँ पर। ठीक है, तीसरा आपका है कार्यालय उत्पाद तथा दूरसंचार उपकरण है, यानी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो चीज़ें हैं वो इसके अंदर रहेंगी। नेक्स्ट की अपन अगर बात करें तो वो है रसायन। ठीक है, रसायन जो है उसका भी व्यापार बड़ी मात्रा में आज किया जाता है। स्वचालित उत्पाद यानी ऑटोमेटिक मशीनें या कंप्यूटरीकृत मशीनें, ठीक है, या और भी कंप्यूटरीकृत उत्पाद। ठीक है, इसके अलावा लोहा, इस्पात, कपड़े तथा वस्त्र जो है इनका भी बड़ी मात्रा में उत्पादन जो है वो किया जाता है। तो ये जो सभी चीज़ें हैं, मशीनरी, परिवहन उपकरण है, ईंधन और खाद्यान्न है, फिर कार्यालय उत्पाद है, दूरसंचार है, रसायन है, स्वचालित उत्पाद है, कपड़े और वस्त्र है। ठीक है, लोहा, इस्पात जो है इन सब में जो है इनका व्यापार जो है वर्तमान में विश्व में सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, तो ये 6 हैं आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है वो है 20 नंबर का, और ये क्वेश्चन जो है वो आपका बहुत ज़्यादा मोस्ट हो जाता है। ठीक है, तो बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आपको अच्छे से जो है तैयार करना है। एग्ज़ाम में कई बार ये पूछा जा चुका है, तो मोस्ट है ये। ठीक है, तो वेरी मोस्ट। ठीक है, क्या है? रेशम मार्ग के बारे में आप क्या समझते हैं, स्पष्ट कीजिए। तो रेशम मार्ग के बारे में आप क्या समझते हैं ये आपको बताना है। तो प्राचीन समय में रोम से चीन तक 6000 किलोमीटर लंबाई के व्यापारिक मार्ग को रेशम मार्ग कहा जाता है। ठीक है, तो रोम से चीन तक 6000 किलोमीटर लंबाई ये एक व्यापारिक मार्ग था, और इस मार्ग का नाम जो है वो रेशम मार्ग था। क्यों था? क्योंकि इस मार्ग के ऊपर सबसे ज़्यादा रेशम का व्यापार किया जाता था। तो रेशम के व्यापार किए जाने के कारण तो जो है इस मार्ग का नाम जो है वो रेशम मार्ग पड़ा। इस मार्ग से व्यापारी भारत, पर्शिया जिसको वर्तमान में ईरान के नाम से जानते हैं, तथा मध्य एशिया के मध्यवर्ती स्थानों से चीन में बने रेशम, रोम की ऊन तथा बहुमूल्य धातुओं अन्य अनेक महंगी वस्तुओं का परिवहन करते थे। ठीक है, तो ये जो है आपका था, रोम से चीन था, लेकिन बीच में जो देश आते थे, ठीक है, भारत, पर्शिया, मध्य एशिया। ठीक है, तो यहाँ से ये जो सामान जो है वो इन देशों में आता जाता रहता था। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको आप अच्छे से तैयार करोगे क्योंकि ये एग्ज़ाम में कई बार पूछा जा चुका है। ठीक है, तो आपको भी ये तैयार करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वो है 20 का। तो ये क्वेश्चन जो है ये आपका क्या है, तो आइए जानते हैं। तो देखो, व्यापार संतुलन से क्या अभिप्राय है, किस प्रकार इसके प्रकारों को संक्षिप्त में वर्णन कीजिए। तो व्यापार संतुलन है वो क्या है, ठीक है, और इसके जो हैं वो क्या हैं,
प्रकार कौन से हैं तो उनका आपको वर्णन करना है। मोस्ट क्वेश्चन ये आपका रहने वाला है, तो इसको भी आपको अच्छे से जो है देखना है। ठीक है, तो बढ़ते हैं हम हमारे क्वेश्चन की ओर, और हमारा क्वेश्चन जो है वो क्या कहता है। ठीक है, तो व्यापार संतुलन क्या होता है? किसी देश के आयात व निर्यात के मध्य मूल्यों में अंतर को उस देश का व्यापार संतुलन कहा जाता है। तो व्यापार संतुलन क्या होता है कि किसी देश के, कोई भी जो देश होता है वो उस देश का आयात और निर्यात, ठीक है, और उनके बीच में जो अंतर होता है, मूल्यों का अंतर होता है, वही उस देश का व्यापार संतुलन कहलाता है। ये व्यापार संतुलन है वो ऋणात्मक भी हो सकता है और धनात्मक भी हो सकता है। अगर कोई देश जो है उसका आयात कम है और निर्यात ज़्यादा है, तो ऐसे में जो है उसकी आय ज़्यादा होगी, लागत कम रहेगी, तो ऐसे में उस देश का जो व्यापार संतुलन है वो धनात्मक होगा। अगर मान लो कोई देश जो है जिसका आयात ज़्यादा है और निर्यात कम है, ठीक है, तो ऐसे में उसकी लागत ज़्यादा है और आय कम है, तो ऐसे में जो व्यापार संतुलन है वो ऋणात्मक होगा। ठीक है, इसमें देखते हैं व्यापार संतुलन के प्रकार जो है, व्यापार संतुलन के जो है निम्न दो प्रकार हैं, तो कौन से हैं वो देखते हैं, जानते हैं और बढ़ते हैं आगे। तो देखिए, पहला है आपका अनुकूल व्यापार संतुलन। जब किसी देश का निर्यात उसके आयात से अधिक होता है तब उस देश का व्यापार अनुकूलन या धनात्मक व्यापार संतुलन की स्थिति में होता है। तो ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है, जिस देश की निर्यात ज़्यादा होता है, आयात कम होता है, तो वो धनात्मक होता है, इसको अनुकूल व्यापार संतुलन कहते हैं। एक होता है प्रतिकूल व्यापार संतुलन। जब किसी देश का निर्यात मूल्य उसके आयात मूल्य से कम होता है तब वह देश व्यापार की प्रतिकूल यानी ऋणात्मक संतुलन जो स्थिति है वो होती है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो अनुकूल व्यापार संतुलन क्या होगा? जब निर्यात ज़्यादा हो, आयात कम हो। ठीक है, तो धनात्मक या अनुकूल व्यापार संतुलन होता है। और अगर कोई देश जो है उसका निर्यात मूल्य है वो आयात मूल्य से कम है, यानी आयात मूल्य ज़्यादा है और निर्यात मूल्य कम है, तो ऐसे में उस देश का जो है व्यापार होगा वो प्रतिकूल व्यापार संतुलन होगा, या उसको ऋणात्मक व्यापार संतुलन भी आप कह सकते हो। ठीक है, तो ये मोस्ट क्वेश्चन है, तो इसको आपको अच्छे से रीड करना है, अच्छे से इसको तैयार करना है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार क्या है, इसके प्रकारों का वर्णन कीजिए। तो अंतर्राष्ट्रीय जो व्यापार है वो क्या है, इसके प्रकारों को आपका जो प्रकार है वो बताने हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार विभिन्न राष्ट्रों के मध्य राष्ट्रीय सीमाओं के आर पार वस्तुओं और सेवाओं के आदान प्रदान को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार क्या है? विभिन्न राष्ट्रों के मध्य राष्ट्रीय सीमाओं के आर पार, ठीक है, वस्तु या सेवाओं का जो आदान प्रदान होता है उसे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहा जाता है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के प्रकार। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को अगर लिखित दो वर्गों में जो है विभक्त किया जा सकता है। तो ये मोस्ट क्वेश्चन है भाई, याद इसको आपको मोस्टली देखना है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के बारे में। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो पहला हमारा है द्विपार्श्विक व्यापार। दो देशों के द्वारा एक दूसरे के साथ किए जाने वाला व्यापार द्विपार्श्विक व्यापार कहलाता है। इस व्यापार के अंतर्गत दो देश निर्देशित वस्तुओं का व्यापार करने के लिए सहमति देते हैं। उदाहरण के लिए एक देश कुछ कच्चे माल के व्यापार के लिए इस समझौते के साथ सहमत हो सकता है कि दूसरे देश कुछ निर्दिष्ट सामग्री खरीदें, अथवा स्थिति इसके विपरीत भी हो सकती है। ठीक है, तो द्विपार्श्विक व्यापार की अपन पहले ही बात कर चुके हैं। दो देशों के मध्य जो है व्यापार होता है, ठीक है, वो द्विपार्श्विक कहलाता है। इसमें क्या होता है कि एक देश, जैसे मान लो अलग अलग देश होते हैं, उनकी कुछ आवश्यकताएं होती हैं। जैसे मान लो कोई, जैसे हमारे भारत और अपन ईरान की या सऊदी अरब की बात करें, तो देखिए हमारा भारत जो है वो सऊदी अरब से तेल खरीदता है, क्योंकि हमारे पास तेल के भंडार हैं वो नहीं है, और हमारी जो अधिकांश मांग है पेट्रोलियम की वो हम सऊदी अरब से या और अन्य खाड़ी देशों से खरीद के ही पूरा करते हैं। ठीक है, तो रह गया। अब जो सऊदी अरब के पास नहीं है वो हम भारत से उनको भेज देते हैं और उनसे हमारी आवश्यकता की चीज़ मंगवा लेते हैं। ऐसी स्थिति भी हो सकती है, या स्थिति इसके विपरीत भी हो सकती है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं।
बहुपार्श्विक व्यापार तो ये भी आप हो गया। बहुपार्श्विक व्यापार बहुत से व्यापारिक देशों के साथ किया जाता है। वही देश अन्य अनेक देशों के साथ व्यापार करते हैं। एक देश कुछ व्यापारी साझेदारों के सर्वाधिक अनुकूल राष्ट्र की जो स्थिति है उसको प्रदान कर सकता है। तो बहुपार्श्विक व्यापार क्या होता है, दो देश जो है, दो या दो से अधिक देश आप कह सकते हो, जो मिलकर आपस में करते हैं व्यापार, वो बहुपार्श्विक कहलाता है। या आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो, जिस प्रकार से जो व्यापारिक संगठन बने हुए हैं, जैसे मान लो आपके साफ्टा है, ओपेक है, नाटो है, ठीक है, और आशियाना है, तो शार्क है, तो ये भी आपका जो है बहुपार्श्विक व्यापार में आएंगे। ठीक है, तो इसके हिसाब से जो है व्यापार जो है वो किया जा सकता है। बढ़ते हैं अपन अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, मुक्त व्यापार से क्या अभिप्राय है, इसके क्या प्रभाव हैं। तो मुक्त व्यापार क्या है, तो इसके क्या प्रभाव जो है वो हो सकते हैं, तो उन चीज़ों के बारे में हम यहाँ पर देखेंगे। मुक्त व्यापार हेतु अर्थव्यवस्था को खोलने का कार्य मुक्त व्यापार अथवा व्यापार का उदारीकरण के रूप में जाना जाता है। तो ये बात अपन पहले ही कर चुके हैं कि मुक्त व्यापार क्या होता है, कि अर्थव्यवस्था को खोलने का कार्य मुक्त व्यापार अथवा व्यापार में उदारीकरण जो है वो मुक्त व्यापार से रिलेटेड होता है। यह कार्य व्यापारिक अवरोधों अथवा सीमा शुल्कों को घटाकर किया जा सकता है। ठीक है, तो ये जो कार्य है, यानी जो व्यापारिक कार्य जो है या व्यापार उदारीकरण है, इसको करने के लिए एक तो व्यापारिक अवरोध, जो भी व्यापारिक अवरोध है उसको, जैसे एग्जाम्पल के लिए आपका है सीमा शुल्क घटाकर किया जा सकता है। घरेलू उत्पाद एवं सेवाओं से प्रतिस्पर्धा करने के लिए व्यापार उदारीकरण सभी स्थानों से वस्तु और सेवाओं के लिए अनुमति प्रदान करता है। तो इसमें क्या होता है कि कुछ घरेलू उत्पादन होते हैं, ठीक है, या सेवाएं होती हैं, उनसे प्रतिस्पर्धा करने के लिए जो व्यापार उदारीकरण है वो सभी स्थानों से वस्तु और सेवाओं के लिए जो है अनुमति प्रदान कर सकता है। यानी देखिए, कई देश में जो है काफ़ी चीज़ें महंगी मिलती हैं, तो वहाँ से वही वस्तु जो है बाहरी देशों से मंगवा कर उसके मूल्य में कमी की जा सकती है। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे। प्रभाव मुक्त व्यापार विकासशील देशों की अर्थव्यवस्था को उन पर प्रतिकूल थोपे हुए तथा उनके विकास के समान अवसर जो है न देकर बुरी तरीके से प्रभावित कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो ये चीज़ जो है वो आपकी जो मुक्त व्यापार की है, ये विकासशील देशों के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रतिकूल हो सकती है। क्यों हो सकती है, क्योंकि इसमें ये हो सकती है कि उनका विकास के जो है समान अवसर नहीं मिलते हैं। क्यों नहीं मिलते हैं, अगर कोई चीज़ अगर बाहरी देशों से आसानी से और सस्ती दर पर उपलब्ध हो जाएगी तो उस चीज़ का निर्माण उस देश में कभी भी नहीं होगा, और धीरे धीरे जो विकासशील देश हैं वो दूसरे देशों के ऊपर, जो ये जो विकसित देश हैं उन विकसित देशों के ऊपर क्या हो जाते हैं, पूरी तरीके से निर्भर हो जाते हैं, जिससे उस देश की अर्थव्यवस्था काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो सकती है और वो देश जो है दिवालिया घोषित होने की कगार तक पहुंच सकता है, या उसकी अर्थव्यवस्था है वो पूरी तरीके से कोलैप्स कर सकती है। ठीक है, और इसका एग्जांपल है हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान। तो पाकिस्तान में भी यही चीज़ चल रही है। पाकिस्तान जो है चीन और अमेरिका से बने हुए उत्पादों के ऊपर इतना ज़्यादा निर्भर हो गया। ठीक है, अब वहाँ पर महंगाई बढ़ने लग गई, तो वस्तुएं जो वो खरीदनी नहीं जा सकती, वो खुद अपने देश में कुछ भी चीज़ों का निर्माण नहीं करते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर जो है वो लगातार उसकी अर्थव्यवस्था है वो डूबती जा रही है। ठीक है, और जो पाकिस्तान है वो कोलैप्स होने के स्थान पर जो है आकर खड़ा हो गया है। तो ये चीज़ जो है वो भी जो है ये व्यापार उदारीकरण है उसके द्वारा देखने को मिल सकती है, विशेष करके जो अविकसित देश हैं उनके लिए ये ज़्यादा है। परिवहन एवं संचार तंत्र विकास के साथ ही वस्तुएं सेवाएं पहले की अपेक्षा तीव्र गति से एवं दूरस्थ क्षेत्रों तक पहुंच सकती हैं। तो परिवहन और संचार जो है उसके विकास की वजह से जो वस्तु और सेवाएं हैं वो पहले की अपेक्षा आज जो है बहुत ही तीव्र गति से जो है दूरस्थ स्थानों तक पहुंच सकती हैं, क्योंकि परिवहन और संचार की वजह जो बदौलत है ये सब हो पाया है। किंतु व्यापार मुक्त व्यापार को केवल संपन्न देशों के द्वारा ही बाजारों, तो यहाँ अगर अपन बात करें तो ये जो व्यापार मुक्त की अगर अपन बात करें तो केवल ये संपन्न देश जो हैं उनके बाज़ारों तक ही क्या है,
ठीक है, तो केवल बाज़ारों की ओर नहीं ले जाना चाहिए, अपितु विकसित देशों को चाहिए कि वे स्वयं बाज़ारों को विदेशी उत्पादों से सुरक्षित करें। तो ये जो है, ये केवल और केवल जो संपन्न देश हैं वो इस चीज़ को काफ़ी बढ़ावा देते हैं और इनको काफ़ी ज़्यादा जो है इसका जो है बेनिफिट भी मिलता है। लेकिन इन देशों को चाहिए कि ये जो विकसित देश हैं, जो विकसित देश हैं, उनको ये चाहिए कि वो ये सब सारा जो है वो बाज़ार जो है वो अपने अकॉर्डिंग नहीं लेने या अपने लिए ना लें, बल्कि विदेशी उत्पादों को से भी इसको सुरक्षित रखें। तो ये इनका जो है एक मोनोपोली होनी चाहिए, जो कि नहीं है। क्वेश्चन नंबर 24, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में वृद्धि किस प्रकार भूमंडलीय वातावरण को प्रभावित कर रही है। तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में जो वृद्धि हो रही है वो किस प्रकार से भूमंडलीय वातावरण को प्रभावित कर रही है, तो क्या कर रही है, कैसे कर रही है, तो आइए जानते हैं इसके बारे में। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार देशों के लिए हानिकारक हो सकता है, क्योंकि ठीक है, तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार जो है वो हानिकारक हो सकता है। क्यों हो सकता है, तो जानते हैं इसके बारे में। अन्य देशों पर निर्भरता, विकास के असमान स्तर, शोषण, युद्ध के कारण बनने वाले प्रतिद्वंदिता की ओर उन्मुख होता है। तो इससे क्या होता है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में क्या होता है कि जो अन्य देश जो होते हैं वो उन देशों के ऊपर निर्भर हो जाते हैं, जो बड़े देश और विकसित देश हैं उन पर निर्भर हो जाते हैं, और विकास के जो है असमान स्तर रहते हैं, क्योंकि विकसित देश जो है वो अपना सामान जो है वहाँ पर बेचते हैं और विकसित होते जाते हैं, जबकि गरीब देश हैं वो और ज़्यादा गरीब होते जाते हैं, उन देशों का शोषण होता है। ठीक है, इसके अलावा युद्ध के कारण जो है प्रतिद्वंदिता बन जाती है, यानी दो राष्ट्र हैं वो एक दूसरे के दुश्मन हो जाते हैं। जैसे भारत पाक की बात करें तो भारत पाकिस्तान जो है वो युद्ध की वजह से आज हमारे बीच में जो ट्रेड है वो बिल्कुल भी नहीं हो पा रहा है, और पाकिस्तान उन्हीं चीज़ों को जो है भारत से ही खरीदता है, लेकिन डायरेक्टली ना खरीद कर इनडायरेक्टली। ठीक है, तो इनडायरेक्टली खरीदने की वजह से पाकिस्तान को जो पे है वो ज़्यादा करना पड़ रहा है। ठीक है, अगर वो भारत से अगर चीज़ डायरेक्टली खरीदता तो उसको कम पैसे देने पड़ते हैं, जबकि वो अन्य देशों के माध्यम से भारत से वस्तु खरीदता है तो उसको जो है ज़्यादा जो पैसे हैं वो देने पड़ते हैं, क्योंकि जो बिचौलिया देश हैं वो इसका फ़ायदा उठाते हैं। जैसे यूएई की बात करें तो यूएई क्या करता है, भारत से सामान खरीदता है और फिर भारत से सामान खरीदकर यूएई द्वारा पाकिस्तान को बेचा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है मध्यस्थता में यूएई जो है वो प्रॉफिट कमा रहा है। ठीक है, और पाकिस्तान को जो है इसमें लॉस हो रहा है। तो ऐसी चीज़ें जो है काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल सकती हैं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में। ठीक है, दूसरा है, विश्व में जैसे जैसे देश अधिक व्यापार के लिए प्रतिस्पर्धा बनते जा रहे हैं, उत्पादन और प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग बढ़ रहा है तथा जो संसाधनों को नष्ट होने की दर है वो उनके पुनर्भरण की दर से तीव्र है। ठीक है, तो जिस प्रकार से जो आज अगर अपन बात करें, जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में जो देश हैं उन देशों के प्रति जो प्रतिस्पर्धाएं बढ़ी हैं, ठीक है, उन प्रतिस्पर्धाओं के कारण क्या है कि जो उत्पादन और प्राकृतिक संसाधन है उनका उपयोग भी बढ़ रहा है। ठीक है, अब उनका उपयोग बढ़ रहा है तो संसाधन जो है वो शीघ्र नष्ट हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं, क्योंकि देखो संसाधन जो होते हैं वो एक टाइमली जो है वो उनका पुनर्भरण होता है, यानी एक सिस्टम के अकॉर्डिंग चलते हैं। लेकिन हम जिस हिसाब से संसाधनों का तेज़ गति से जो है उपभोग कर रहे हैं, ठीक है, तो उस तेज़ गति से उनका पुनर्भरण नहीं हो सकता और निकट भविष्य में जो संसाधन है वो सारे समाप्त हो सकते हैं और जो है समस्याएं जो वो ज़्यादा विकट हो सकती हैं। संसाधनों के व्यापक उपभोग के फलस्वरूप समुद्री जीव भी शीघ्रता से नष्ट हो रहा है, वन क्षेत्र कम हो रहे हैं तथा नदी बेसिन निजी पेयजल कंपनियों को बेचे जा रहे हैं। ठीक है, और जो अपन संसाधनों का व्यापक उपयोग कर रहे हैं उस उपयोग से क्या हो रहा है कि ज़्यादा उपभोग कर रहे हैं, जिसके फलस्वरूप समुद्री जीवन जो है वो भी तीव्रता से नष्ट हो रहा है। ठीक है, और वन क्षेत्र हैं वो कम हो रहे हैं, नदी जो बेसिन जो है वो निजी कंपनियों को पेयजल के लिए बेची जा रही हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्ट डालती हैं। ठीक है, तो इससे जो है काफ़ी नुकसान होने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। नंबर 4 हमारा है तेल गैस खनन, औषधि विज्ञान, कृषि व्यवसाय में संलग्न बहुराष्ट्रीय निगम और अधिक प्रदूषण उत्पन्न करती हुई कीमत पर अपने कार्यों को बढ़ाए रखते हैं। ठीक है, तो जो तेल कंपनी है, गैस कंपनी है, खनन है, औषधि विज्ञान है, कृषि व्यवसाय है, तो इनमें संलग्न जो बहुराष्ट्रीय निगम है यानी कंपनियां जो हैं वो क्या करें,
अधिक प्रदूषण को उत्पन्न कर रही हैं और हर कीमत पर अपने कार्य को बढ़ाए रखना चाहती हैं। ठीक है, प्रदूषण का जो है उनकी तरफ ध्यान नहीं है, तो इससे हमारा जो पर्यावरण या इकोसिस्टम है वो खराब हो सकता है। नंबर 5 हमारे यहाँ हो जाता है, बहुराष्ट्रीय निगमों के कार्य करने की पद्धति सतत पोषणीय विकास के मानक का अनुसरण नहीं करती है। ठीक है, तो जो बहुराष्ट्रीय निगम है वो जो कार्य कर रहे हैं या उनकी जो पद्धति है कार्य करने की, वो सतत पोषणीयता जो विकास है, इस विकास के जो मानक है उन मानकों का अनुसरण बिल्कुल भी नहीं कर रही हैं। क्यों नहीं कर रही हैं? क्योंकि ये अंधाधुंध लाभ कमाने के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं और इसी चीज़ को लेकर जो समस्याएं हैं वो हमारे यहाँ ज़्यादा बढ़ने वाली हैं। यदि संगठन केवल लाभ बनाने की तरफ उन्मुख रहते हैं और पर्यावरण तथा स्वास्थ्य संबंधित विषयों पर ध्यान नहीं देते हैं, तो भविष्य में इसके जो है गहरे निहितार्थ हो सकते हैं। और जो कंपनियां हैं वो लगातार अगर इसी तरह लाभ की ओर अग्रसर होती रही और उन्होंने जो है पर्यावरण समस्या और स्वास्थ्य संबंधी जैसी समस्याओं के ऊपर अगर ध्यान नहीं दिया, तो ये जो चीज़ है वो आगे चलकर हमारे लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक बन सकती है और इससे पार पाना हमारे लिए फिर मुश्किल होने वाला है। हमारी जो पृथ्वी है या हमारा पर्यावरण है वो हमारे मानव जीवन या पृथ्वी पर जीवन के लिए भी अपन कह सकते हैं, तो पृथ्वी पर जीवन को नष्ट करने के लिए भी जिम्मेदार हो सकता है। तो ये सारे के सारे जो दुष्प्रभाव हैं वो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार द्वारा जो है वो हमारे ऊपर या हमारे इकोसिस्टम पर पड़ रहे हैं। ठीक है, और इसमें जो जितने भी विकसित देश हैं वो इस ओर ध्यान भी नहीं दे रहे हैं कि किस प्रकार से हमारा इकोसिस्टम जो है वो बर्बाद होते जा रहा है। ठीक है, तो इसके ऊपर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता इन देशों को है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से क्या अभिप्राय है? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के आधारों का वर्णन करें। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है वो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार क्या है ये और उसके जो है आधार हैं उनको जो है वर्णन करना है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के कोई 4 आधारों का वर्णन कीजिए। ये 8वां क्वेश्चन है, तो आप देखते हैं इसमें क्या है ये। तो ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का अर्थ क्या है? विभिन्न राष्ट्रों के बीच सीमाओं के आर पार वस्तु सेवाओं के आदान प्रदान को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहते हैं। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संतुलन में विशिष्टीकरण का परिणाम है। यह विश्व की अर्थव्यवस्था को लाभान्वित करता है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के आधार, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के प्रमुख आधार निम्नलिखित हैं। तो ये चीज़ जो है ये यहाँ तक कि ये जो है काफ़ी बार आ चुकी है, 3 बार ये जो है रिपीट हो चुकी है, तो इसके बारे में मैं आपको ज़्यादा नहीं बताऊँगा। ठीक है, आगे चलते हैं, इसके जो आधार हैं उनकी बात करते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के आधारों की बात करें तो राष्ट्रीय संसाधनों में भिन्नता, भौतिक संरचना तथा भूविज्ञान, उच्चावच, मृदा एवं जलवायु में भिन्नता के कारण विश्व के राष्ट्रीय संसाधन समान रूप से वितरित नहीं है। तो अगर अपन बात करें तो राष्ट्र है, उन राष्ट्रों में जो राष्ट्रीय संसाधन है उनके अंदर काफ़ी ज़्यादा भिन्नताएं पाई जाती हैं। ठीक है, जो भूविज्ञान के रूप में या उच्चावच के रूप में, मृदा के रूप में, जलवायु के रूप में सभी देश एक समान नहीं है, इनके अंदर जो है भिन्नताएं पाई जाती हैं। तो पहली है भौगोलिक संरचना। भौगोलिक संरचना द्वारा धरातल, कृषि संसाधन, पशु संसाधन में मिलने वाली भिन्नताएं निर्धारित होती हैं। ठीक है, तो कोई भी जो भूमि होती है उस भूमि के ऊपर जो भूमि की जो संरचना होती है उन संरचना के आधार पर वहाँ का धरातल, वहाँ की कृषि, वहाँ के पशु, ठीक है, ये सब निर्धारित होते हैं। ठीक है, तो इनमें अगर भिन्नता है और हमें देखने को भी मिलती है कि विश्व में सभी जगह जो है भौगोलिक संरचना एक समान नहीं है, तो वहाँ पर जो जीव है, ठीक है, या कृषि है या फिर धरातल है, वो भी सब एक जगह एक जैसे समान नहीं है। निम्न भूमि में कृषि की संभाव्यता अधिक होती है, जबकि पर्वतीय भाग में ऐसा नहीं होता है। तो जो निम्न भूमि होती है उसमें कृषि की संभावना बहुत ज़्यादा होती है, जबकि पर्वतीय भागों की बात करें तो पर्वतीय भागों में ऐसा नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट दूसरा पॉइंट है खनिज संसाधन। ये संपूर्ण विश्व में असमान रूप से वितरित है। खनिज संसाधनों की उपलब्धता औद्योगिक विकास को आधार प्रदान करती है। तो पूरे विश्व में जो है खनिजों की बात करें तो खनिज भी एक समान नहीं है। ठीक है, अलग अलग देशों में अलग अलग प्रकार के खनिजों की अधिकता पाई जाती है। ठीक है, जैसे भारत की बात करें लोहा इस्पात उद्योग, वहीं अगर खाड़ी देशों की बात करें तो पेट्रोलियम, ठीक है, कनाडा यूरेनियम, ऑस्ट्रेलिया यूरेनियम, ठीक है, तो अफ्रीका तांबा। ठीक है, तो अलग अलग क्षेत्र में जो है अलग अलग प्रकार के जो हैं खनिज पाए जाते हैं। ठीक है, तो खनिजों में भिन्नता होती है और ये खनिज ही जो है उद्योगों को जो है प्रभावित करते हैं और उद्योग जो है इनके ऊपर ही डिपेंड करते हैं। दूसरा है जलवायु। जलवायु किसी देश की जलवायु की दशाएं उस देश में उत्पादित उत्पादों की विविधता को सुनिश्चित करती हैं।
जिसमें अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को गति मिलती है। तो जलवायु जो होती है, जलवायु भी महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि हर एक जो देश होता है उसमें जो भी उत्पादन होता है वो वहाँ की जलवायु के अनुरूप होता है। जैसी जलवायु होगी वैसा ही उत्पादन होगा, और यही चीज़ जो है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को जो है गति प्रदान करती है। नेक्स्ट है जनसंख्या कारक। विभिन्न देशों के जनसंख्या के आकार, वितरण तथा उसकी विविधता व्यापार की कई वस्तुओं के प्रकार और मात्रा को प्रभावित करती है। सांस्कृतिक कारक भी महत्वपूर्ण होते हैं। तो जो जनसंख्या है, उसका आकार है, उसका वितरण है, उसकी विविधता है, वो व्यापार को जो है प्रभावित करती है। क्यों करती है? कि जितनी ज़्यादा जनसंख्या होगी उसमें उतनी ही चीज़ें जो है ज़्यादा होंगी, और दूसरा क्या है, वो चीज़ अपन जो पहले पढ़ के आए हैं वो भी इसमें जो है फैक्टर रहता है। तो वो चीज़ें जो हैं वो ज़्यादा महत्वपूर्ण होती हैं, ज़्यादा मांग होती है। भाई जनसंख्या का अगर ज़्यादा आकार होगा तो जो माल है उसकी जो डिमांड है वो भी ज़्यादा होगी। तो ऐसे कुछ जो है महत्वपूर्ण यहाँ पर आपके होते हैं। नेक्स्ट 3 नंबर की ओर बढ़ते हैं। पॉइंट नंबर 3 है हमारा आर्थिक विकास की प्रवस्था। तो आर्थिक विकास की प्रवस्था की बात करें तो देशों के आर्थिक विकास की विभिन्न अवस्थाओं में व्यापार की गई वस्तुओं का स्वभाव अर्थात प्रकार भी जो है परिवर्तन हो सकता है। कृषि की दृष्टि से महत्वपूर्ण देशों में विनिमय की वस्तुओं के लिए कृषि उत्पादों का विनिमय किया जाता है, जबकि औद्योगिक देश मशीनरी और निर्मित उत्पादों का निर्यात करते हैं तथा खाद्यान्न तथा अन्य पदार्थों का आयात करते हैं। ठीक है, तो विकास की अवस्थाएं जो है वो होती हैं, और इन अवस्थाओं के आधार पर जो है देश जो है अपने अकॉर्डिंग जो चीज़ें होती हैं उनका उत्पादन करते हैं, और जो चीज़ उनके पास नहीं होती है वो बाहरी देशों से वो मंगवाते हैं। तो ये एक इसका रहता है। पॉइंट नंबर 4 है आपका विदेशी निवेश की सीमा। विदेशी निवेश विकासशील देशों के व्यापार को बढ़ावा दे सकता है, जिसके पास खनन प्रबंधन द्वारा तेल खनन, भारी अभियांत्रिक, काठ कबाड़ तथा बागवानी कृषि के विकास के लिए आवश्यक पूंजी की कमी है। ठीक है, तो विकासशील देशों में ऐसे पूंजी प्रधान उद्योगों के विकास द्वारा औद्योगिक देश खाद्य पदार्थों खनिजों का आयात सुनिश्चित करते हैं तथा अपने जो है निर्मित उत्पादों के लिए बाजार निर्मित कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अगर अपन बात करें तो यहाँ पर क्या होता है कि जो जो विकासशील देश होते हैं उनके पास जो है पूंजी की कमी होती है। ठीक है, जैसे खनन कार्य के लिए, मैनेजमेंट के लिए, तेल खनन के लिए और या भारी अभियांत्रिक के लिए। तो ऐसे में वो देश जो है विदेशी निवेश यानी दूसरे देशों को जो है अपने देश में आकर ये काम करने के लिए जो है उनको परमिशन दे सकते हैं, और इसी परमिशन से जो है विदेशी निवेश जो है उसी को ही क्या कहेंगे, विदेशी निवेश जो है वो कहेंगे। और जो विकसित देश होते हैं वो यहाँ आकर अपनी जो है पैसे लगाते हैं, और पैसे लगाकर उत्पाद शुरू करते हैं, और साथ ही साथ अपने उत्पादों के लिए बाज़ार भी उनको मिल जाते हैं। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट 5 का है बाद में परिवहन। प्राचीन काल से परिवहन के पर्याप्त और समुचित साधनों का अभाव स्थानीय क्षेत्र के व्यापार को प्रतिबंधित करता था। तो शुरुआत की बात करें तो प्राचीन काल में परिवहन के जो साधन थे वो अपर्याप्त थे। ठीक है, तो इसकी वजह से जो है स्थानीय जो क्षेत्रों में जो व्यापार होता था वो काफ़ी ज़्यादा प्रतिबंधित रहता था, क्योंकि माल को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजने के लिए काफ़ी ज़्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ता था। केवल उच्च मूल्य वाली वस्तु यथा रेशम तथा मसालों का लंबी दूरी तक व्यापार किया जाता था। तो इसमें क्या होता था कि केवल और केवल जो मूल्यवान वस्तुएं होती थी उनका ही व्यापार किया जाता था, जैसे रेशम तथा मसालों का ही लंबी दूरी तक जो है व्यापार किया जाता था। रेल, समुद्री तथा वायु परिवहन के विस्तार और प्रतिशीलन तथा परिरक्षण के बेहतर साधनों के साथ व्यापार के स्थानिक विस्तार का अनुभव किया है। ठीक है, तो इसमें क्या था कि जो रेल परिवहन है, वायु परिवहन है, इनका विकास हुआ, साथ ही जो प्रतिशीतन है तथा परिरक्षण जो साधन है उनका विकास जैसे हुआ, तो व्यापार के जो स्थानीय स्तर है उसका जो है काफ़ी ज़्यादा जो है विकास जो है वो अनुभव किया गया। एग्जाम्पल के लिए अपन ये भी कह सकते हैं कि देखो इसमें क्या हुआ कि जैसे मान लो पहले क्या था कि सामान जो होता था उसको तुरंत देना पड़ता था, अगर नहीं देते तो ख़राब हो जाता। आज क्या है जो है प्रतिशीतन या परिरक्षण जो ग्रह है यानी जो हैं, जैसे मान लो आपके प्रतिशीतल यानी वातानुकूलित जो है स्टोर बनाए जा रहे हैं, जिसके अंदर जो खराब होने वाली चीज़ें हैं उनको रखा जा सकता है। ठीक है, भंडार के लिए जो है उनके लिए भी आज जो है बड़े बड़े खाद जो गोदाम हैं। ठीक है, तो ऐसे में जो है काफ़ी चीज़ें जो है वो इजी हो चुकी हैं। ठीक है, और ये परिवहन की वजह से या जो परिवहन के साधन हैं उनकी वजह से ही संभव हो पाया है।
व्यापार के स्थानीय विस्तार का अनुभव किया। तो व्यापार ने भी जो जो स्थानिक विस्तार का अनुभव है वो इन्हीं कारणों यानी परिवहन की वजह से ही किया। ठीक है, तो ये आपका जो था चैप्टर नंबर 8, यहाँ पर जो इसके मोस्ट क्वेश्चन है वो समाप्त होते हैं। ठीक है, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा जो है एग्ज़ाम में जो पूछे गए हैं अब तक के वही क्वेश्चनों को इनमें शामिल किया गया है। ठीक है, इस वीडियो में बस इतना ही। यहाँ पर मानव भूगोल जो है आपका वो पूरी तरीके से समाप्त हो जाता है। ठीक है, तो अगले जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें अपन बात करेंगे भारत के भूगोल से रिलेटेड। तो जुड़े रहिए आप और देखते रहिए वीडियो को, बिना स्किप किए बगैर आपको देखना है। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं और वीडियो लेकर आऊँगा भारत के भूगोल का, ज़रूर आऊँगा। तब तक के लिए नमस्कार, आपका दिन शुभ हो, धन्यवाद।